हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ये जानते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वाज स्टेटेड बाय राजीव गांधी इन 1985 सून आफ्टर ही टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर। जो फर्स्ट फेज था इकोनॉमिक रिफॉर्म का इंडिया में, वो किसने स्टार्ट किया? राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था 1985 में। उसके बाद वो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वो चुना गया था। द रेसिपी सजेस्टेड बाय हिम वाज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमें जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, साथ ही साथ जो भी जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसका फुल तरीके से यूटिलाइज करना है। द बेसिक थ्रस्ट वाज ऑन अ ग्रेट रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। However, measures introduced during his regime did not yield the desired result. जो भी measures इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके समय में, उन्होंने एक जो है डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किया। इनफैक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कॉन्सिडरेबली इंक्रीजेज एंड द कंट्री वॉज फेस्ड बाय द सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उस समय क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट था वो हमें नहीं मिल पाया और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो और बढ़ गया और इंक्रीज़ हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो भी डेफिसिट से जो भी ठीक है नेगेटिव बैलेंस आ रहा था वो बढ़ता जा रहा था लगातार, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा था। एज अ रिजल्ट व्हेन पीवी नरसिम्हा राव टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद क्या हुआ? नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे। ठीक है। The government adopted a policy of macroeconomic stabilization and introduced a number of structural reform. उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशंस या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस लीड टू अ चेंज इन वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मेन क्या था कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें चेंज लाना चाहिए थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। द टर्म लिबरलाइजेशन रेफर टू द मेजर्स विच हैज़ बीन अडोप्टेड फॉर रिमूविंग द एक्सेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल एंड लाइसेंस विच एक्ट एज अ shakeless of on free enterprises. In India, we developed a system of license permit Raj over the year which applied unnecessary restriction on investment that can be made by the private sector in different areas. It also caused excessive delay in undertaking investment because an investor was required to obtain clearance from a number of authorities. The aim of liberalization has been to save the prospective investor from unnecessary harassment by the bureaucrats so as to accelerate and facilitate the process of investment. To promote this objective, the Industrial Policy 1991 announced a number of measures of these. The major ones are, तो इसमें क्या कहा गया? लिबरलाइजेशन कहता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी कंट्रोल थे, उनको हटाया जाए, और जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कि आपको कोई भी काम करना है, कहीं पे भी जाना है, तो सबसे पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीज़ों को हटाया गया, लिबरलाइज़ किया गया। जो भी रेगुलेशंस थी, जो भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी, उनको हटाया गया। जो ऑब्जेक्टिव्स थे, to promote this objective, the Industrial Policy 1991 announced a number of measures. Of these, the major one are abolition of industrial license for all the project except for a small list of 18 industries. Later on April 14, 1993, the government decided to remove 3 more items from the list of reserve item for compulsory license. पहले क्या था ना कि पहले अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर सेटअप करना है, इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। अब वो रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया गया, लेकिन कुछ 18 ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके लिए अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। 1993 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 3 इंडस्ट्री और ऐसी है जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस हटा दिया गया। अब टोटल 15 इंडस्ट्री ऐसे बची हैं 18 में से जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब फॉर बिग बिजनेसेस हाउसेस सो दैट दे कुड undertake investment in big project in the core sectors of the economy, that is heavy industry, infrastructure, petrochemical, electronics sector. The government was of the view that in the context of liberalization the MRTP limit had become irrelevant and the needed to be abolished forthwith. गवर्नमेंट ने ये कहा गया कि जो भी बिग इंडस्ट्रीज से, बिग बिजनेसेस से, उन पे क्या किया गया, एक तरीके से बिजनेस ने गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाई हुई थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब उस रिस्ट्रिक्शन को भी क्या किया गया? हटाया गया, लिबरलाइज किया गया।
हमने लिबरलाइजेशन के बारे में तो जान लिया। लिबरलाइजेशन क्या है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, जो भी कंट्रोल थे, जो भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी, उनको हटाया गया। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट ओन्ड और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर क्या किया गया, जो भी कंट्रोल्स थे, जो भी ओनरशिप राइट थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास थे या जो पब्लिक सेक्टर के पास थे, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। इट कैन टेक 3 फॉर्म्स: ओनरशिप मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स और ऑपरेशनल मेजर। ओनरशिप मेजर क्या होता है? Ownership of a public enterprises may be transferred to an individual, cooperative or society sector. It may take 4 forms. यानी कि जो ओनरशिप मेजर्स कहता है कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास ओनरशिप थी, वो किसी इंडिविजुअल को, कोऑपरेटिव को या कोऑपरेटिव सेक्टर्स को दे दी गई। इसको 3 फॉर्म में हमने डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टोटल डी नेशनलाइजेशन। टोटल डी नेशनलाइजेशन क्या कहता है? It implies 100% transfer of ownership of a public enterprises to the private sector. 100% जो ओनरशिप थी वो पब्लिक सेक्टर के पास, जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। सेकंड कहता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या कहता है? इट इम्प्लाइज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू पब्लिक सेक्टर. It can take several forms. For instance, in 2002, the government decided to transfer 25% shares of Videsh Sanchar Nigam Limited to Tata as a sum of rupees 1,439 crore. Although Tata became strategic partner, the government still held the majority of shares and the control of BSNL. अब इसमें कहा गया कि इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ 51%, ओनरशिप को या तो हम 25% ट्रांसफ़र कर रहे हैं या 51% ट्रांसफ़र कर रहे हैं या 74% ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 75% की कितना परसेंट जो है ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा रहा है? पब्लिक के पास कितनी ओनरशिप है, पब्लिक सेक्टर के पास कितनी ओनरशिप है और प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी ओनरशिप है। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ 51% और मोर, then it shifts the balance in favor to the private sector, though the public sector still has a substantial stake. However, when the transfer of ownership is 74% or more, it gives a dominant position to the private sector, which can to mold the character of the enterprises to its liking. यानी कि जो है बिजनेस को अपने हिसाब से चला सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या कहता है? इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ असेट्स और अ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशंस हु मे यूज देम फॉर एनी पर्पस इट डीम्स फिट. द गवर्नमेंट में डिसाइड टू लिक्विडेट सम लॉस मेकिंग यूनिट. लिक्विडेशन का मतलब है कि जब एक पब्लिक एंटरप्राइजेस अपने एसेट्स को, अपने बिजनेसेस को क्या कर रही है? सेल कर रही है, बेच रही है। किसको? किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कॉर्पोरेशंस को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी उन यूनिट्स को सेल कर रही है जिनमें गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। उसके बाद आता है वर्कर कोऑपरेटिव। वर्कर कोऑपरेटिव क्या आता है? एक तरीके का एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन विच द ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस में बी ट्रांसफर टू द वर्कर्स हु फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू रन एन एंटरप्राइजेस. To enable the worker to buy the shares of the enterprises, the government makes an appropriate provision for a bank loan in such an enterprises. The worker become entitled to kinds of payment: ownership, dividend, and the wages for the services rendered. It is commonly believed that such ownership links the self-interest of the worker with the interest of the cooperatives and thus promote efficiency and hard work among the workers so that the enterprises is able to realize more profit. इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करती है, जो भी उसका ओनरशिप राइट है वो क्या करती है? सेल करती है, ट्रांसफ़र करती है अपनी कंपनी के वर्कर्स को। ठीक है, जो भी वर्कर्स उस बिजनेस को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, या फिर जो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या करती है? उस कंपनी का कुछ शेयर सेल कर देती है। अब उस कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा चाहिए, तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट अरेंज कराती है, लोन प्रोवाइड करती है उन लोगों को। अब उन लोगों ने क्या किया? एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं उस कंपनी का शेयर खरीदा, तो कहीं ना कहीं उनको टू टाइप्स की पेमेंट जो है बिजनेस की तरफ से मिल रही है। पहला वो है कि जो जितने परसेंट के उनकी इक्विटी राइट है, जितने परसेंट के उनके शेयर्स है उस एंटरप्राइजेस में, उस पर उनको क्या मिलेगा? ओनरशिप डिविडेंड मिलेगा। सेकंड, जो अर्निंग वो कर रहे हैं, जो भी सर्विस वो रेंडर कर रहे हैं, उसके लिए उनको वेजेस मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो अब अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अब बिजनेस को
होने लगेगा। और क्योंकि जो भी वर्कर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। ये क्या कहता है, दिस इंक्लूड सेवरल मेजर्स टू लिमिट द स्टेट कंट्रोल ओवर द पब्लिक एंटरप्राइजेज। दिस इंक्लूड सेवरल मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स लिए गए, टू लिमिट द स्टेट कंट्रोल ओवर द पब्लिक एंटरप्राइजेज, कि जो स्टेट का कंट्रोल था पब्लिक एंटरप्राइजेज पे उसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। जैसे क्या क्या है इसमें, होल्डिंग कंपनी। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द गवर्नमेंट लिमिट इट कंट्रोल टू सर्टेन टॉप लेवल डिसीजन। A big company like Steel Authority of India, SAIL, or the Indian Corporation Oil may acquire a holding company status and in the process transfer a number of functions to its subsidiary unit. This implies decentralization management. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो कंट्रोल है वो क्या करती है, लिमिट तक रखती है, टॉप लेवल तक ही रखती है, और जो बाकी कंट्रोल है वो क्या करती है, अपनी सब्सिडरी यूनिट्स को दे देती है। यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। उसके बाद आता है हमारा लीजिंग। लीजिंग का मतलब क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट द गवर्नमेंट में परमिट द यूज ऑफ असेट्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय अ प्राइवेट बिडर। कि यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज के असेट्स है वो प्राइवेट पर्सन जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के, 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइवेट पर्सन है उनको असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लीज पे जो है वो असेट्स को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और वापस उसको बाद में कर देंगे। द बिडर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट टू पे अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट और लमसम पेमेंट टू द स्टेट। जो भी प्राइवेट पर्सन, जो प्राइवेट बिडर है, जो एग्रीमेंट में आता है गवर्नमेंट के साथ, वो कहता है कि जो भी प्रॉफिट का एक पोर्शन होगा या फिर जो लमसम पेमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। एक तरीके की क्या है, टेन्योर लिया है, टेन्योर ओनरशिप, यानी कि रेंट पे जो है वो एसेट्स को परचेज किया है। द गवर्नमेंट रिमेन द अल्टीमेट ओनर, गवर्नमेंट अभी उसका ओनर जो है वो गवर्नमेंट ही है, लेकिन जो प्राइवेट बीडर है वो क्या कर रहा है, उसको जस्ट यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसका यूज़ होने के बाद वो उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, और जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट भी उसको दे देगा। द गवर्नमेंट रिमेन द अल्टीमेट ओनर, इट मे रिन्यू द लीज और पास इट टू ऑन द अदर सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन को क्या कर देगी, असेट्स को फिर से लीज पे डाल देगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ऑपरेशनल मेजर। ऑपरेशनल मेजर क्या कहता है, द एफिशिएंसी ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैन बी इम्प्रूव बाय अ नंबर ऑफ ऑपरेशनल मेजर विच इंक्लूड ग्रांट ऑफ autonomy, decision making, provision of incentives for workers and executive based on increase in productivity and profitability. थर्ड कहता है फ्रीडम टू एक्वायर इनपुट फ्रॉम द मार्केट टू रिड्यूस कॉस्ट, एंड फोर्थ परमिशन टू अ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट टू एग्जीक्यूट प्लान फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। बेसिकली ये क्या कहता है, ऑपरेशनल मेजर्स कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैन बी इम्प्रूव बाय नंबर ऑफ ऑपरेशनल मेजर्स। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बहुत सारे ऑपरेशनल मेजर का यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही पहला है ग्रांट ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग में क्या करती, ऑटोनॉमी दे दी। सेकंड कहता है प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स फॉर वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स बेस्ड ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहला ये कहता है कि वर्कर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, साथ ही साथ क्या है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करो। क्योंकि अगर वर्कर क्या करेंगे, वर्कर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे उनके वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। इसके बाद आता है कि फ्रीडम टू एक्वायर इनपुट फ्रॉम द मार्केट टू रिड्यूस कॉस्ट, कि फ्रीडम दो एक तरीके से कि मार्केट से क्या कर सके, इनपुट्स को एक्वायर कर सके, जिससे क्या होगी, कॉस्ट कम होगी। फोर्थ कहता है कि परमिशन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट टू execute plans for modernization, diversification and expansion. And the basic purpose of operational measure is to infuse the spirit of private enterprises in public enterprises so that the government control is effectively reduced and personal incentive is promoted. यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, और जो एक पर्सन है वो क्या करे, इंसेंटिव्स ले काम को करने में। The process of privatization can also be looked at from the point of view of the economy.
The government has permitted the entry of the private sector into the area which has been reserved for the public sector. यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, परमिट किया कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं उन एरियाज में जो कि गवर्नमेंट ने सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे. But effectively, since the announcement of industrial policy of 1991, the expansion of public sector has literally come to a halt, while the expansion of private sector has been gathering momentum. 1991 की जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, अपना जो एक्सपेंशन है उस पर तो रोक लगा दी, पब्लिक सेक्टर को अब एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके एक्सपेंशन में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया. As a result of this changing trend in investment over a period of time, the share of private sector in the economy is bound to increase, and this phenomenon is referred to as privatization of economy. अब ऐसा क्या होने लग गया कि जो 1991 की जो पॉलिसी आई थी उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना उस पे क्या किया, वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रही. अब एक्सपेंशन जो है वो कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन कर रहा है. अब जो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाने लग गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने लग गया एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन के बारे में. जो बेसिक पर्पस है ग्लोबलाइजेशन का, इज़ टू इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना, जोड़ना, इंटीग्रेट करना. ग्लोबलाइजेशन प्राइमरी रेफर टू द 4 बेसिक कंपोनेंट एज फॉलो. ग्लोबलाइजेशन के 4 बेसिक कंपोनेंट है. पहला है फ्रीली फ्लो ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्री. फ्री क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज को फ्लो करना है नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके हमें गुड्स और सर्विसेज को सेल करना है. उसके बाद है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशनल बाउंड्री, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग नेशनल स्टेट्स एंड फ्री फ्लो ऑफ लेबर अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. The advocate of globalization more especially belong to the developed countries limit globalization to 3 component. Globalization को 3 component तक limit करते हैं. Unrestricted trade flow, capital flow and technological flow. They do not include the free flow of labor as part of the process of globalization. यानी कि जो globalization है, या तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली गुड्स या सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल को. लेकिन यहाँ पे लेबर को हम क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. लेबर एक कंट्री में उसी कंट्री में बिजनेस कर रही है. डू नॉट इंक्लूड फ्री फ्लो ऑफ लेबर एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हाउएवर द इकोनॉमिक्स बिलोंगिंग टू द डेवलपिंग वर्ल्ड डू इंसिस्ट ऑन द इंक्लूजन ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ लेबर. लेकिन जो इकोनॉमिक्स डेवलपिंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं वो ये उस चीज़ पे भी क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेबर को भी फ्रीली क्या करो, फ्लो करो. यानी कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन द फॉलोइंग मेजर हैज़ बीन अडोप्टेड. रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन का उसके अंदर हमने कुछ मेजर्स को अडॉप्ट किया गया. पहला ये जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया जाए. ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इम्पोर्ट ड्यूटी have been reduced from 150% in 1991-1992 to 30% in 2002 or 3. Custom duty on import of capital goods have been reduced to 25%. यानी कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 150% से 30% तक. और जो कस्टम ड्यूटी थी ऑन इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स उसको रिड्यूस कर दिया गया 25% तक. उसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं रिमूवल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन. जो भी क्वांटिटी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाया गया. द गवर्नमेंट इन कन्फर्मिटी विद द WTO डायरेक्ट्स एंड कमिटमेंट हैज़ बीन रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और क्वाटाज ऑन एक्सपोर्ट. जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी एक्सपोर्ट्स पे उसको हटाया गया. एग्जीम पॉलिसी 2001 and 2 डिसाइडेड टू अबॉलिश द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स एट वन स्ट्रोक. थर्ड पॉइंट कहता है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट को हमें एडजस्ट करना है. द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट सो दैट द रुपी इज नॉट ओवर वैल्यू. इट वॉज आर्ग्यू दैट दिस पॉलिसी विल हेल्प इन स्टीपिंग अप ऑफ एक्सपोर्ट. कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करेगी, मदद करेगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. कि हमें क्या करना है, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करके चलना है. इसमें कहा गया एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना है, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो कंट्री में. उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ईयर आफ्टर
year, the government has been undertaking various measures to facilitate foreign investment inflows. In case of high priority industry, the industrial policy of 1991 permit direct foreign investment up to 51% of the equity. In case of joint venture, the government has permitted 74% of the foreign equity. Among the industries included in this category are mining service such as oil and gas field, basic metals and alloy industry, and a number of manufacturing industry, ports, harbor, runway, electric generation and transmissions and other infrastructure. The purpose of all this measure is to facilitate inflow of foreign investment. सेकेंड थिंग जो की गई थी वो ये था कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारी कंट्री के अंदर बढ़ावा दिया गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 51% तक इक्विटी में की जा सकती है, और जॉइंट वेंचर के अंदर जो है गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि 74% तक जो है फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 मेड इट अबेंटली क्लियर फॉर, इसमें कहा गया इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, यानी कि हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाएगी कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिक परमिशन है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन इफ़ नो फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर फॉर एनी पेमेंट, यानी कि अदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक परमिशन जो है वो मिल जाएगी अगर किसी भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी पेमेंट के लिए। नो परमिशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो, या फिर फॉर किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो, तो उसके लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।